नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य से संबंधित सीरीज लेकर हम आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ MCQs किए जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक अगली वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन उस वीडियो तक पहुंचने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको आने वाला हर नया वीडियो उचित समय पर उपलब्ध हो सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यानी कि इससे पहले हम 21 प्रश्नों को हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं और आज की कक्षा का ये 22वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी कि जो हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा थी उसका सूत्रपात किसने किया था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, तीसरा ऑप्शन है गारसा दातासी और चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किसने किया था सूत्रपात हिंदी साहित्य के लेखन का? गारसा दातासी ने। इनकी जो रचना है वह कौन सी है? इस्तवार दयला लितरित्युर एंदोई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? रचना का नाम क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है सुमन राजे, चौथा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्रों ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यानी कि हमें यह बताना है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं थी उनमें से इनमें कौन सी नहीं है। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है रीति काव्य की भूमिका और तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। छात्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना है इसका समय है 1940 ईस्वी और इनकी दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसका रचना समय है 1952 ईस्वी और इनकी तीसरी रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जिसका रचना काल है 1953 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल किसने कहा? यानी कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड था आदिकाल, उस आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है राव सांकृत्यायन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा कि जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था प्रथम काल उसको बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है राव सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुईपा, सरेपा, देवसेन, चंद्रवरदाई। छात्रों, राव सांकृत्यायन मानते हैं हिंदी का पहला कवि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरेपा को राव सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जो आदिकाल है उसमें जो चरित काव्य थे वह किस साहित्य में सर्वाधिक रचे गए थे? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य, दूसरा ऑप्शन है रासो साहित्य, तीसरा ऑप्शन है जैन साहित्य, चौथा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य। दोस्तों, इसका उत्तर मैं बता दूं आपके लिए, इसका सही उत्तर है जैन साहित्य ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इस प्रश्न से संबंधित जो वीडियो है आदिकाल में जो चरित काव्य हैं उनका जो क्रम है, आदिकाल में कौन कौन से साहित्यों का क्रम किस प्रकार रहा, पहले कौन सा साहित्य रचा गया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, जैसे अपभ्रंश के बाद सिद्ध साहित्य, सिद्ध के बाद जैन साहित्य, जैन साहित्य के बाद फागु काव्य, उसके बाद नाथ साहित्य।
इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? यानी चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? पहला ऑप्शन है कवित्व, दूसरा ऑप्शन है पद, तीसरा ऑप्शन है दोहा चौपाई और चौथा ऑप्शन है रोला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जो चरित्र काव्य हैं वह दोहा चौपाई छंदों में अधिक लिखे गए थे। 29वां प्रश्न है, जैन साहित्य में रामकथा स्वयंभू द्वारा किस नाम से रची गई? पहला ऑप्शन है रामचंद्र का, दूसरा ऑप्शन है रामचरित, तीसरा ऑप्शन है पौम चरियु और चौथा ऑप्शन है महापुराण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जो पौम चरियु रचना है वह राम कथा पर यानी रामायण पर आधारित रचना है, जिसमें 5 कांड दिए गए हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार स्वयंभू की रचना है पौम चरियु जिसमें 5 कांड हैं। 30वां प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? यानी कि प्राकृत पेंगलम जो रचना है उसका जो केंद्रीय विषय है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है काव्यशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है छंद शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र और चौथा ऑप्शन है न्याय शास्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्र ऑप्शन नंबर 2, यानी जो प्राकृत पेंगलम रचना है उसका जो मूल विषय है यानी केंद्रीय विषय है वह क्या है? छंद शास्त्र है। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? स्वयंभू, विद्यापति, अमीर खुसरो, बिहारी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। 32वां प्रश्न है, जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक था? यानी जो जैन मत था, जो जैन साहित्य था उसका प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रहा? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। छात्रों, अगर जैन मत का प्रचार राज्य के संदर्भ में पूछे तो हम इसका उत्तर गुजरात मानेंगे, लेकिन क्षेत्र के बारे में पूछे तो इसका उत्तर हम उत्तरी क्षेत्र में मानेंगे। 33वां प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा ऑप्शन है कवित्व, तीसरा ऑप्शन है दोहा और चौथा ऑप्शन है सवैया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा थी आदिकाल में तो उसका जो प्रिय छंद था वह क्या था? दोहा था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? यानी जो श्रृंगार रस है उसके 2 भाग हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। उसमें से वियोग श्रृंगार की रचना बतानी है जो आदिकालीन साहित्य में अब्दुल रहमान द्वारा रची गई थी। चंदनवाला रास, संदेश रासक, रावलवेल, पृथ्वीराज रासो। तो छात्रों अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है इनमें से? ऑप्शन नंबर 2, संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी गई है। अगला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास कौन सी रचना है? उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिरीशर ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है जिनदत्त सूरी और चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्रों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कौन सी है? उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। आला और ऊदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? यानी जो आला और ऊदल जो वीर सरदार थे तो उनका वर्णन किस रासो काव्य में है पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है कुमार रासो, तीसरा ऑप्शन है विजयपाल रासो और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। परमाल रासो के जो खंड हैं आला खंड है, उसमें आला उदल की वीरता का उल्लेख किया गया है। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? यानी कि जो रासो ग्रंथ है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है, लेकिन उतना ही जितना प्रसिद्ध है उतना ही विवादास्पद भी रहा है। वह कौन सा ग्रंथ है यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है परमाल रासो, दूसरा ऑप्शन है अम्बीर रासो, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है कुमार रासो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी पृथ्वीराज रासो जितना सर्वाधिक प्रसिद्ध है उतना ही वह विवादास्पद रहा है। कोई इसे प्रामाणिक मानता है, कोई अप्रामाणिक मानता है और कोई इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। 38वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की थी? पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा ऑप्शन है महायान, तीसरा ऑप्शन है वज्रयान और चौथा ऑप्शन है दुखवाद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी वज्रयान। जो बौद्धों की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। महायान से धीरे धीरे वज्रयान शाखा का विकास हुआ, वज्रयान से ही बाद में सिद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया है वह है। यानी कि प्रश्न क्या किया गया है, जो सिद्धों की भाषा थी वह कौन सी थी, साधारण भाषा में समझते हैं। पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म भाषा, तीसरा ऑप्शन है संध्या भाषा और चौथा ऑप्शन है संदर्भ भाषा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो सिद्धों की भाषा थी वह संध्या भाषा थी। 40वां प्रश्न है चर्यापद है, क्या पूछा गया है? चर्यापद के बारे में पूछा गया है, यह क्या है? पहला ऑप्शन है बौद्धों का एक ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद, तीसरा ऑप्शन है सिद्धों की आचार संहिता और चौथा ऑप्शन है नाथों की आचार संहिता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो चर्यापद है वह बौद्धों द्वारा गाए जाने वाले पद हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर्यापद। 41वां प्रश्न है जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है धर्मोपदेश, दूसरा ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन और चौथा ऑप्शन है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो जैन और नाथ कवि थे उन्होंने जो अपने काव्यों की रचना की थी उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? सर्वाधिक उद्देश्य क्या था? धर्मोपदेश। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है फागु, चरित, आचार और चौथा ऑप्शन है रास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो रास था, रास परंपरा थी, जो रास काव्य था जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली थी, रास शैली। आरंभिक काल को वीर काल नाम किसने दिया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो आरंभिक काल है उसको वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 44वां प्रश्न है जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं, यानी रचना का नाम क्या है? जयमयंक जसचंद्रिका। इसके रचयिता का नाम पूछा है। पहला ऑप्शन है भट्ट केदार, दूसरा ऑप्शन है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन है मधुकर कवि, चौथा ऑप्शन है केशव लाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मधुकर कवि की जो रचना है वह क्या है? जयमयंक जसचंद्रिका। और भट्ट केदार की रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। 45वां प्रश्न है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं, रचना का नाम क्या है? अपभ्रंश व्याकरण। इसकी रचयिता का नाम पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है विद्याधर, तीसरा ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी और चौथा ऑप्शन है धनपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी अपभ्रंश व्याकरण किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। रचना का नाम क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। इसकी रचना पूछे गए रचयिता इसके रचयिता पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है धनपाल, तीसरा ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी और चौथा ऑप्शन है रोड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। जो कुमारपाल प्रतिबोध रचना है उसके रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य किसका? हिंदी का है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? पहला ऑप्शन है विशालदेव रासो, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, तीसरा ऑप्शन है परमाल रासो और चौथा ऑप्शन है कुमार रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की रचना है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है सरैपा और चौथा ऑप्शन है धनपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरैपा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है, यानी कि पूछा गया है कि जो आदिकाल था उसे अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है अवहट। तो इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 अवहट। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। तो दोस्तों आज की यह छोटी सी वीडियो जिसमें लगभग 30 प्रश्न संकलित किए गए हैं, मैं समझता हूं कि आपको आदिकाल से संबंधित 50 प्रश्न हमने किए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको कभी भी इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे सकें। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको हमारा आने वाला हर नया वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।